स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनवायरनमेंट एजुकेशन का सेकंड टॉपिक। इससे पहले हम लोग इसका मीनिंग, इसका नेचर, स्कोप, इसकी नीड जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका इवोल्यूशन कि कैसे कैसे कब कब जो है एनवायरनमेंट एजुकेशन डेवलप हुई है, किस प्रोग्रेस तक चलती जा रही है, ये कैसे कैसे इसके अंदर हमें नीड फील हुई है कि हम इसके अंदर नए नए स्टेप्स लें, नई नई पॉलिसीज़ जो हैं वो हम यहाँ पर ऐड ऑन करें। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट एजुकेशन है क्या, क्यों हमें इसकी नीड फील हुई है, ये हमारे लिए क्या करता है। ठीक है, एनवायरनमेंट एजुकेशन क्या है? एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, फील्ड है। इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो वो इनकॉर्पोरेट्स होते हैं, जैसे कि अर्थ साइंस है, बायोलॉजी है, इकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। ये सब इसके अंदर इनकॉर्पोरेट्स हैं। इन सब से मिलकर ही कहीं ना कहीं बन रहा है एनवायरनमेंट एजुकेशन। ठीक है, एनवायरनमेंट एजुकेशन का एग्जैक्टली मीन है क्या कि ये एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारी सराउंडिंग कैसी है, कैसे हमें यहाँ पर जीना है, हमारे आसपास जो हम लोग रह रहे हैं कैसे हमें सरवाइव करना है। इट आल्सो इंक्लूड्स विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है कि जो थिंग्स हैं या जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, जैसे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की इंटरडिपेंडेंसी है कि अब लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ भी काफ़ी हद तक इंटर रिलेट होते हैं, आपस में उनका कनेक्शन होता है। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसे कि अब ताजमहल है, ताजमहल क्या है? मोनूमेंट्स है और ये एक नॉन लिविंग है, बट उसका जो बाहर का स्टोन है वो पोल्यूशन से जो है वो अफेक्ट हो रहा है ना। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है कि लिविंग थिंग्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी के वजह से या ड्यू टू देयर एक्टिविटीज़ जो इन्फ्लुएंस हम नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी हम देख पा रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज़ कैसे हैं? ये एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं। With the help of environment education, we are trying to resolve these problems. ठीक है, the main aim of environmental education is to teach human beings. Here we are trying to teach human beings about natural ecosystem functions. कि जितने भी natural ecosystem के functions हैं, we are going to try to teach the human beings and how we can create a sustainable environment. Here we are talk about the environment, sustainable environment in which we want to live, and also for our future generations. अब हम जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, हम तो अब फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं पोल्यूशन के साथ, हम यूज़ टू हो रहे हैं पोल्यूशन के साथ, हम वहाँ पर अपने आप को कंटिन्यू कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। बट हम सोच के देखो कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को क्या देकर जाएंगे? पोल्यूशंस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ठीक है, और नो वाटर। कि जब तक अगर जिस हिसाब से आज की दुनिया की लाइफ चल रही है, अगर वो एज इट इज़ चलती रही तो थोड़े आने वाले टाइम में यहाँ पर पानी भी, पीने लायक पानी भी जो है नहीं रहेगा। तो फ्यूचर जनरेशन को क्या मिलेगा? सिर्फ पोल्यूशन मिलेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिल सकती हैं उनको, और उनको अपनी लाइफ विदाउट वाटर जो है वो एग्जिस्ट करनी पड़ेगी। ह्यूमन हैव डिस्ट्रॉयड द नेचुरल रिसोर्सेज टू अ लार्जर एक्सटेंड। कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ इस हद तक जो है वो बढ़ चुकी हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, कोई प्लेस नहीं है एनिमल्स के हैबिटेशंस के लिए, सब जंगल जो हैं वो कटते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आती जा रही हैं। तो ये क्या है? ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनका डायरेक्टली इफ़ेक्ट जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ रहा है। यूनेस्को स्टेट्स दैट टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट वी मस्ट क्रिएट अवेयरनेस। हमें जो पीपल हैं इंडिविजुअली, कोलेक्टिवली या स्कूल वाइज कैसे भी हैं, हमें सोशली हमें ह्यूमन बींग्स को अवेयर करना है। अवेयर किसके लिए करना है?
ताकि वो अपने एनवायरमेंटल इश्यूज़ को समझ सके, प्रॉब्लम्स को फील कर सकें। अगर वो हम लोग अवेयर नहीं होंगे, हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी इस एक्टिविटी का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस किस के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, हमें मालूम ही नहीं होगा, तो हम करते चले जाएंगे, कोई रोक टोक नहीं लगेगी। तो सबसे पहले क्या है, हमें ह्यूमन बींग्स को, बच्चों को, सिटीजन्स को अवेयर करना है अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज़। ठीक है। Environmental education can help people to understand how their actions can impact the environment। हमें उन्हें अवेयर कराना है कि उनके एक्शंस जो हैं वो कैसे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, एंड हाउ दैट कैन बी रिड्यूस, उनको हम कैसे कम कर सकते हैं। बिल्कुल फिनिश हम नहीं कर सकते, बट वी जो है ट्राई टू रिड्यूस, हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं। एनवायरमेंटल एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट अ करिकुलम, इट्स आल्सो जनरेट पब्लिक अवेयरनेस विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट्स। अब आप लोग देखते हो मीडिया में इतनी सारी एड्स आती हैं, पॉलीथीन को, नो यूज़ ऑफ पॉलीथीन, पानी की जो है वेस्टेज को रोकने के लिए आते हैं, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़। अब पीछे जो था जुलाई पता नहीं जून की में हमने क्या किया था, वन महोत्सव मनाया था कि जहाँ पर पता नहीं सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया है कि इंडियंस ने एक ही डे पे प्लांट्स को इम्प्लांट करने का। तो ये क्या है, ये सारे एनवायरनमेंट को सेव करने के स्टेप्स हैं कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को सेव करके रख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे कि एनवायरनमेंट एजुकेशन और एनवायरनमेंट अवेयरनेस, ये दो टर्म्स ऐसे हैं जिनको हम कॉन्टीन्यूसली सेम मीनिंग के साथ लेकर चलते हैं कि हम अवेयर हैं तो हम एजुकेटेड हैं। नहीं, इन दोनों के बीच में काफ़ी सारा डिफरेंस है, तो थोड़ा सा हम इसमें डिफरेंस भी करेंगे। ठीक है। द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड बायोसाइंस, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स द एनवायरमेंटल अवेयरनेस। अगर हम स्टडी कर रहे हैं बट द अवेयरनेस डज नॉट हेल्प इन डेवलपिंग स्किल्स, हम अवेयर हैं बट अवेयरनेस जो है वो सॉरी अवेयरनेस जो है वो हमारे अंदर स्किल्स और एटीट्यूड जो है वो डेवलप नहीं कर सकती। वो बता सकती है, वो अवेयर कर सकती है कि दीज आर द प्रॉब्लम्स, बट वो हमें स्किलफुल नहीं बना सकती। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एनवायरमेंटल एजुकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। Therefore, it's essential to understand the concept of environmental awareness and differentiate it with environment education. Environmental education may be defined as the help of social groups and individuals to gain a variety of experiences and acquire a basic understanding of environment and its associated problems. जैसा कि पहले बताया है कि अवेयरनेस से क्या होगा, हमें सोशली, इंडिविजुअली प्रॉब्लम्स के बारे में हम अवेयर हो सकते हैं, बट वी कांट स्किलफुल। अवेयरनेस हमें स्किलफुल नहीं बनाती। हमें अगर स्किलफुल बनना है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, तो हमें एनवायरनमेंट एजुकेशन करनी होगी। एट द बेलग्रेड इंटरनेशनल वर्कशॉप, वर्किंग डॉक्यूमेंट वर प्रोवाइडेड बाय द ट्रेंड पेपर्स दैट डिस्क्राइब the state of art of environment education in all part of the world and provisions to extend and explore the environment awareness। तो बेलग्रेड इंटरनेशनल वर्कशॉप्स हैं जो बहुत सारी वर्कशॉप्स जो हैं कंडक्टेड कराई गई हैं, लेकिन इसके अंदर से हमने एक उठाई है अभी बेलग्रेड, जो हमें इट इज़ अ इंटरनेशनल वर्कशॉप जो हमें अवेयरनेस के बारे में बता रही है, और वो हमें एनवायरनमेंट एजुकेशन और एनवायरनमेंट अवेयरनेस को दोनों को अलग कर रही है। इट आल्सो स्टेट्स, बेलग्रेड इंटरनेशनल वर्कशॉप जो है वो प्रोवाइड बता रही है कि एनवायरनमेंटल अवेयरनेस में प्रोवाइड पावर एंड अंडरस्टैंडिंग। वो हमें पावर दे सकती है, वो हमें अंडरस्टैंडिंग दे सकती है, वो हमें डिसीज़न मेकिंग दे सकती है इंडिविजुअली या सोशली। वो हमारे एक्शंस को बता सकती है कि आपके ये एक्शंस हैं। इट कैन आइडेंटिफाई ह्यूमन मटेरियल, स्पेस एंड टाइम रिसोर्सेज इन द एनवायरनमेंट। इट रिकॉग्नाइज वेज ऑफ मेकिंग अफेक्टिव यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड cultural survival. But education has always played a crucial role
in the society because it discriminates knowledge, provide necessary skills and help in forming certain attitude. If you want to certain some attitude in you, you have to educate. सिमिलरली अवेयरनेस क्या कर रही है, वो हमें सब कुछ बता रही है, हमारे एक्शंस बता रही है, हमारी एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं कि किस एक्सटेंट तक हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो एनवायरनमेंट को हार्म कर रही हैं, बट स्टिल अवेयरनेस जो है वो हमारे अंदर नॉलेज प्रोवाइड नहीं करती, वो हमारे अंदर स्किल्स इम्बाइब नहीं करती, वो हमारे एटीट्यूड को एनहांस नहीं करती। एनवायरनमेंट एजुकेशन जो है वो हमारी स्किल्स को इम्प्रूव करेगी, ठीक है, हमें नॉलेज प्रोवाइड देगी, हमारे एटीट्यूड के अंदर चेंजेस लेकर आएगा। दिस इज़ द स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन अवेयरनेस एंड एजुकेशन। Environment education is not a contemporary subject matter. It can date back to as early as in 18th century. 18th century में इसको फील किया गया। फील किसने किया? जीन जोक्यू रूसो, ये सबसे पहले थिंकर थे, नेचुरलिस्ट थे, जिन्होंने फील किया कि हमें एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए, एनवायरनमेंट के इश्यूज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। They stress the value on education that revolved on the environment, कि इन्होंने फील किया या स्ट्रेस डाला कि हमें एजुकेशन देनी चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट के सराउंडिंग में हो। सम ईयर लेटर, कुछ सालों बाद, द स्विस बोर्न नेचुरलिस्ट लुइस इकोज रूसोज फिलॉसफी, इन्होंने फिर दोबारा आकर कि जो रूसो की फ़िलॉसफी थी, नेचुरलिज्म की फ़िलॉसफी थी, इन्होंने उसको इको किया, ठीक है। इट हैज़ these two influential scholars, these are the two influential scholars कि जिन्होंने फाउंडेशन रखी एक कंक्रीट एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स की, known as the nature study, which occurred between the late 19th century and early 20th century। 1900 और 20 के मिड के अंदर जो है ये दोनों स्कॉलर्स थे, नेचुरलिस्ट थे, जिन्होंने स्ट्रेस आउट किया कि हमें वैल्यू को समझना है उस एजुकेशन की जो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर स्ट्रेस डालती है। फॉलोइंग द एफर्टफुल वर्क ऑफ मैनी अदर नेचुरलिस्ट, अप्रैल 22 1970 is declared as the first Earth Day, very important day for us. It is the first Earth Day which is declared on 22 April 1970. A national teaching concerning environmental issues. This memorable event paved the way for the current environmental education movement. In the later month, President Nixon passed the National Environmental Education Act. इसी के ही कुछ टाइम बाद प्रेसिडेंट हैं निक्सन, जिन्होंने एक लॉ पास किया, नेशनल एनवायरनमेंट एजुकेशन एक्ट पास आउट किया उन्होंने। इन द फॉलोइंग ईयर्स, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, formerly known as National Association for Environmental Education, who instituted to ameliorate the environmental literacy by supplying resources to teachers and promote environmental education programs. कहने का है कि सबसे पहले ये दो थिंकर्स थे, दो स्कॉलर्स थे, जिन्होंने नीड फील की कि हमें स्ट्रेस डालना है एजुकेशन के ऊपर, जो हमारी एजुकेशन एनवायरनमेंट के सराउंडिंग चले, हमने अपने एनवायरनमेंट को सेव करना है, उसके रिगार्डिंग कुछ जो है एजुकेशन हमें अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए, इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। ड्यू टू देयर एफर्ट्स, इनके साथ बहुत सारे और नेचुरलिस्ट इनके साथ लगे, उनके एफर्ट्स साथ लगे। उसके बाद हमने क्या किया, 22 अप्रैल 1970 को फर्स्ट अर्थ डे सेलिब्रेट किया। ये सारे के सारे नेचुरलिस्ट जितने भी थे स्कॉलर्स, उनके एफर्ट्स का रिजल्ट था। इसके लेटर ऑन निक्सन एक प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने एक नेशनल एनवायरनमेंट एजुकेशन एक्ट पास किया, ठीक है। उसके बाद NAAE, जिसको अब हम बोलते हैं नेशनल एसोसिएशन
फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, उन्होंने एनवायरमेंटल लिटरेसी प्रोवाइड की, उन्होंने टीचर्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, उन्होंने टीचर्स को नोट्स स्टडीज़ मटेरियल प्रोवाइड किया कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें और अपने एनवायरमेंटल इश्यूज़ को प्रमोट कर सकें, ताकि हर एक व्यक्ति को पता चल जाए कि जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं वो कितना प्रदूषित हो चुका है और वहाँ पर कितने सारे इश्यूज़ हैं जो हमें रिजॉल्व करने हैं। द फॉलोइंग ईयर वाज डिक्लेयर्ड बाय द यूरोपियन काउंसिल एज द ईयर ऑफ एनवायरनमेंट। इसी के कुछ साल बाद जो क्या किया गया, यूरोपियन काउंसिल ने एक ईयर ऑफ एनवायरनमेंट का जो है वो सेलिब्रेट किया गया। एनवायरनमेंट एजुकेशन वाज ग्लोबली एक्नॉलेज्ड when the UN conference on the human environment held in 1972 in Stockholm। 1972 में स्टॉकहोम में एक क्या हुई थी, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में एक यूएन में कॉन्फ्रेंस हुई, जहाँ पर ग्लोबली एक्नॉलेज कर लिया गया था कि एनवायरमेंटल एजुकेशन मस्ट बी द की टू एड्रेस एनवायरमेंटल इश्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पर उसके बाद यूनेस्को और यूएनईपी ने 3 मेजर डिक्लेरेशंस की हैं, जो कि स्टेपिंग स्टोन्स भी हम इनको कह सकते हैं कि यहाँ से हमारे एनवायरमेंट एजुकेशन की जर्नी स्टार्ट हो जाती है, कि जहाँ से डे बाय डे जो है ग्रोइंग स्टेप्स हो रही है। सबसे पहला क्या था, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है, इट वाज हेल्ड इन 1972, देन बेलग्रेड चार्टर, देन तिब्लिसी डिक्लेरेशन। इनमें से इन 3 में से 2 के आगे हम फर्दर डिटेल में करेंगे, ये आपके फुल 16 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जस्ट हिंट ले लेते हैं कि स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, बेलग्रेड चार्टर और तिब्लिसी डिक्लेरेशन है क्या चीज़। द डिक्लेरेशन ऑफ यूएन कॉन्फ्रेंस, ये यूएन की कॉन्फ्रेंस थी, किस पे थी, ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट थी, टुक प्लेस बिटवीन द जून 5 एंड जून 16 ऑफ द ईयर 1972। 5 जून से लेकर 16 जून के बीच में एक कॉन्फ्रेंस चली थी, यूएन कॉन्फ्रेंस चली थी, किसके ऊपर, ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ईयर कौन सा था, 1972। द डॉक्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ 7 प्रोक्लेमेशन एंड 26 प्रिंसिपल्स, इसके अंदर 7 प्रोक्लेमेशन थी और 26 प्रिंसिपल्स थी, was created in order to inspire and guide the people। मेन मोटिव क्या था, टू इंस्पायर करना है, गाइड करना है पीपल को ऑफ द वर्ल्ड इन द प्रिजर्वेशन एंड एनहांसमेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट के टूवर्ड्स उनको इंस्पायर करना था, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करनी थी, ताकि वो लोग इसको प्रिजर्व करके और एनहांस कर सकें। द सेकेंड वन इज़ बेलग्रेड चार्टर। The Belgrade Charter was held in October 1975। डेट्स जो है वो आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 मार्क्स के अंडर भी ये जो डेट्स हैं और ईयर हैं ये आ जाती हैं। जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कब है, 1972, और बेलग्रेड चार्टर कब है, अक्टूबर 1975। This agreement was the product of international workshop on environment education. It was the UN conference on human development or it was international workshop on environment education which was held in Belgrade Charter. It was Stockholm Declaration which was improved upon. इस डिक्लेरेशन में जहाँ थोड़ी बहुत कमियाँ रह गई थी, इनको इम्प्रूव करके एक नया और कॉन्फ्रेंस, एक नई और वर्कशॉप कंडक्ट की गई, जहाँ पर इस एम और ऑब्जेक्टिव के साथ कुछ और एड ऑन जो हैं वो किए गए। द थर्ड वन इज़ तिब्लिसी। तिब्लिसी इज़ द नेम ऑफ द प्लेस बेसिकली। तिब्लिसी इज़ डन ऑन October 97, noted the accord in the important role of environmental education in the preservation and
improvement of the world's environment as well as in the sound and balanced development of world's communities. The Tbilisi Declaration not only rationalized and educated the Stockholm Declaration and Belgrade Charter but also includes new aims. इसके अंदर इसके सारे एम्स और ऑब्जेक्टिव ऑक्यूपाई किए गए हैं, रखे गए हैं। साथ में न्यू तिब्लिसी में क्या किया गया, इन दोनों को भी साथ में रखा कि जो डिक्लेरेशन यहाँ पर किए गए थे, जो मापदंड हमने यहाँ रखे थे एनवायरनमेंट के कि इतना स्केल होना ही चाहिए, इसको अपग्रेड कर दिया गया कि इसके साथ साथ टाइम टू टाइम हमें जो और इश्यूज फील हो रहे हैं, जो और प्रॉब्लम्स हमें फील हो रही हैं एज आ एनवायरमेंटल, तो वो हम इनके अंदर सबमिट करते जा रहे हैं, इनके साथ साथ लेते जा रहे हैं। लेटर दैट ईयर उसके बाद क्या हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर स्ट्रेस आउट किया गया कि अब हमें एनवायरनमेंट कैसा चाहिए, सस्टेनेबल, कि जहाँ पर हम आराम से रह सकें, जी सकें और कुछ अपनी जनरेशन्स के लिए भी हम कुछ छोड़ सकें। तो इसके लिए भी क्या हुई, एक ब्रुटलैंड की रिपोर्ट सबमिट की गई जिसका नाम दिया गया आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। स्टार्ट कहाँ से किया हमने, सबसे पहले रूसों ने फील किया होना चाहिए, उसके बाद हमने जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो क्या है, फर्स्ट अर्थ डे हमने सेलिब्रेट किया। फिर यूनेस्को और यूएनईपी ने मेन 3 डिक्लेरेशन प्रोवाइड की। पहली कौन सी है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, द बेलग्रेड चार्टर और तिब्लिसी। इसके बाद 1987 में ब्रुटलैंड की रिपोर्ट। ब्रुटलैंड क्या है, ब्रुटलैंड भी एक नेम ऑफ द प्लेस है जहाँ जहाँ पर ये सबमिट्स हो रही हैं, जहाँ जहाँ पर भी ये कमेटीज वर्कशॉप्स कंडक्ट हो रही हैं, उस ईयर के साथ उसी का नाम जो है वो दे दिया गया है। उसके बाद 87 में कौन सी हुई है, ब्रुटलैंड रिपोर्ट। इसने जो नाम था रिपोर्ट का क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर, कि हमने यहाँ पर क्या करना है, अपने फ्यूचर के ऊपर बात करनी है कि हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा टूवर्ड एनवायरमेंटल इश्यूज़। अगर ऐसे ही इश्यूज़ चलते रहे, ऐसे ही प्रॉब्लम्स कंटिन्यू रहती रही तो हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। उसके बाद 1992 में रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील की एक प्लेस है जहाँ पर रियो अर्थ समिट के नाम से 1992 Rio+10, Rio+20, इसके आगे 2 और कॉन्फ्रेंसेस हैं जो डन की गई हैं, जिनका मेन एम था हमें अपने एनवायरमेंटल इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना है। 92 में ये हुई हैं। उसके बाद 2002 में जोहान्सबर्ग में एक समिट हुई है, सम्मेलन हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुई है, जहाँ पर हम सब ने मिलकर क्या किया है, एक कॉमन प्रॉब्लम्स के साथ डील करने की बात की है, कैसे कोप अप करें उनके साथ, वहाँ वो डिस्कस हमने किया है। देन 2005 में इंडिया के अंदर, इससे पहले जितनी हुई हैं वो इंटरनेशनली हैं, इंटरनेशनल तो ये भी है बट ये सारी आउट ऑफ इंडिया कंडक्ट हुई हैं। 2005 में अहमदाबाद की डिक्लेरेशन है जो इंडिया में कंडक्ट की गई। ठीक है, यहाँ पर ओवर 800 पीपल हैं जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड, लर्नर्स या थिंकर्स कह सकते हैं, जिन्होंने इसको अटेंड किया। और यहाँ पर क्या है, 40 कंट्री से भी ज़्यादा के लोग जो हैं वो इस सम्मेलन के अंदर, इस डिक्लेरेशन के अंदर शामिल हुए हैं। ठीक, होप कि ये इवोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे एजुकेशन, जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है वो डेवलप हुई है। इससे पहले हम उसको अवेयरनेस का नाम दे रहे थे, लेकिन अवेयरनेस हमें स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड प्रोवाइड नहीं करती, वो हमें जस्ट अवेयर करती है हमारे इश्यूज़ के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में। बट अगर हम उनको सॉल्व करना है तो हमें एजुकेशन लेनी पड़ती है। ठीक है, दीज आर द मेन स्टेप्स, या हम टाइम पीरियड कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स में एनवायरमेंटल इश्यूज़ के लिए इंटरनेशनली कौन कौन से समिट, डिक्लेरेशन कंडक्ट किए गए हैं। होप की समझ में आ गया होगा आप लोगों को।